एक समय था जब इंडिया की पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो पूरा ऑल इन वन कॉम्बो पैक बन चुके थे। मतलब अगर उस समय किसी से पूछ लो कि देश कौन चला रहा है, तो लोग बोलते थे देश भी वही चला रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी वही चला रहे हैं और शायद मौसम भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। सच बताऊं तो 2019 के आसपास ऐसा माहौल बन गया था कि मोदी जी सिर्फ नेता नहीं रह गए थे, लोगों के लिए कुछ कुछ फैमिली मेंबर प्लस मोटिवेशनल गुरु प्लस सुपर हीरो टाइप बन गए थे। कोई उन्हें देश का चौकीदार कह रहा था, कोई भगवान बता रहा था और कुछ लोग तो ऐसे डिफेंड करते थे जैसे मोदी जी उनके घर के वाईफाई हो, बिना उनके इंटरनेट ही नहीं चलेगा। अब जरा उस टाइम लाइन को समझते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी को 303 सीटें मिलती हैं और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये ऐसी जीत थी जैसे क्रिकेट में कोई टीम 350 रन बना दे और सामने वाली टीम 100 पर ही ऑल आउट हो जाए। पूरे देश में एक ही नारा चल रहा था, मोदी है तो मुमकिन है। गांव हो, शहर हो या व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह एक ही चर्चा, मोदी। और मजेदार बात यह थी कि उस समय बीजेपी की जीत सिर्फ पार्टी की नहीं थी, ये लगभग मोदी ब्रांड की जीत बन गई थी। बीजेपी के कई नेता थे लेकिन लोगों को लगता था कि असली कप्तान तो मोदी ही हैं, बाकी सब टीम में प्लेयर हैं। फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने मोदी सरकार की लोकप्रियता को और ऊपर पहुंचा दिया। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटाना। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कश्मीर में पहले अलग झंडा, अलग नियम, अलग स्टेटस जैसी चीजें थी, लेकिन जब 370 हटाया गया तो बीजेपी सपोर्टर्स ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उस समय सोशल मीडिया का माहौल देखो तो लगता था जैसे पूरा देश एक साथ कह रहा हो, भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और इस फैसले के बाद एक और स्टार नेता उभर कर सामने आए, अमित शाह। अमित शाह ने संसद में जो स्पीच दी वो इतनी वायरल हुई कि लोग क्लिप्स को बार बार शेयर कर रहे थे। उनका एक एग्रेसिव अंदाज था और लोगों को वो पसंद भी आ रहा था। कई लोग कहने लगे अगर मोदी कप्तान है तो अमित शाह टीम के सबसे खतरनाक फिनिशर हैं। उस समय हालत ये थी कि बीजेपी के सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि दूसरे नेता भी अचानक सुपरस्टार बनने लगे थे। इसी दौरान एक और नाम तेजी से चमकने लगा, नितिन गडकरी। गडकरी जी को लोग डेवलपमेंट मशीन बोलने लगे थे। हर जगह रोड, हाईवे, ब्रिज और स्पीच में बड़े बड़े वादे। वो कहते थे इंडिया में अमेरिका जैसी सड़कें बनेंगी। और मजेदार बात यह थी कि उनकी तारीफ सिर्फ बीजेपी वाले नहीं कर रहे थे, ऑपोजिशन वाले भी कर रहे थे। कई इंटरव्यू में लोग कहते थे अगर बीजेपी में कोई काम करने वाला मंत्री है तो वो गडकरी हैं। इतना ही नहीं, गडकरी जी ने एक बार मजाक मजाक में एक कहानी सुनाई। दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। अब ये सच था या मजाक, ये अलग बात है, लेकिन इस कहानी ने गडकरी की इमेज को और बड़ा बना दिया। अब सोचिए, एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह और तीसरी तरफ नितिन गडकरी। तीनों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही साल बाद एक और नेता अचानक इंटरनेट पर सुपरस्टार बनने वाले थे, सुब्रमण्यम जयशंकर। साल था 2022। उस समय दुनिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ पश्चिमी देश यूरोप और अमेरिका जो रूस की आलोचना कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे थे जो न्यूट्रल रहना चाहते थे। इंडिया भी उसी कैटेगरी में था। लेकिन यहीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा मोमेंट आया जिसने इंटरनेट को हिला दिया। एक यूरोपियन पत्रकार ने जयशंकर से सवाल पूछा, जब आपको चीन के खिलाफ सपोर्ट चाहिए होता है तो आप दुनिया से मदद चाहते हो, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में आप रूस की खुलकर आलोचना नहीं कर रहे, फिर बाकी देश भारत की मदद क्यों करेंगे? अब आमतौर पर ऐसे सवालों पर नेता थोड़ा घुमा फिराकर जवाब देते हैं, लेकिन जयशंकर का स्टाइल थोड़ा अलग था। उन्होंने शांत चेहरे के साथ एक लाइन बोली जो बाद में मीम बन गई। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वो क्लिप ऐसे वायरल हुई जैसे कोई बॉलीवुड का डायलॉग हो। लोग कमेंट करने लगे,
भाई ये तो सीधा माइक ड्रॉप मोमेंट था। कुछ लोग तो मजाक में कहने लगे, जयशंकर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो पत्रकार सवाल पूछने से पहले गूगल कर लेते होंगे कि कहीं हमें ही ना सुनना पड़ जाए। असल में उस वक्त भारत की विदेश नीति बहुत बैलेंस्ड थी। इंडिया रूस से भी रिश्ते रख रहा था और पश्चिमी देशों से भी, और जयशंकर का काम था इस बैलेंस को स्मार्ट तरीके से दुनिया के सामने पेश करना। और उन्होंने ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ किया कि लोग उनकी पर्सनालिटी के फैन हो गए। उनका काला चश्मा, शांत अंदाज और तगड़े जवाब सब मिलकर एक अलग ही इमेज बना रहे थे। यूट्यूब पर उनकी स्पीच के वीडियो लाखों व्यू लेने लगे। इंस्टाग्राम रील्स में लोग उनके क्लिप्स डालकर कैप्शन लिखते थे, When India finally replies back। यानी स्थिति यह हो गई थी कि बीजेपी के टॉप लीडर्स सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो इंटरनेट स्टार बन चुके थे। सोचिए उस समय की तस्वीर, मोदी बराबर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अमित शाह बराबर सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर, नितिन गडकरी बराबर डेवलपमेंट वाले मंत्री, जयशंकर बराबर इंटरनेशनल लेवल के डिप्लोमेसी स्टार। और मजेदार बात यह थी कि सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स ही नहीं, कई न्यूट्रल लोग और यहां तक कि विपक्ष के कुछ नेता भी गडकरी और जयशंकर की तारीफ कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सरकार के इतने सारे नेता एक साथ लोकप्रिय हो जाएं। उस समय लग रहा था कि बीजेपी का पॉलिटिकल इंजन फुल स्पीड में चल रहा है और सामने कोई ब्रेक ही नहीं है। लेकिन राजनीति में एक नियम है, जब सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट लगने लगे तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब आपको लगता है कि सामने वाला खिलाड़ी गेम से बाहर हो चुका है और तभी वो अचानक कमबैक कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ 2022 के आखिर में। तभी एक खबर आती है कि राहुल गांधी एक लंबी पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। अब जब ये घोषणा हुई तो शुरुआत में कई लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोग बोले, अरे ये भी कोई पॉलिटिक्स है, पैदल चलने से क्या होगा। और सच बताऊं तो शुरुआत में मीडिया का भी लगभग यही रवैया था। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। इतनी लंबी यात्रा सुनने में ही थकान लग जाती है। आप सोचिए, अगर हमसे कोई बोले कि भाई 4 किलोमीटर पैदल चल लो, तो आधे लोग बोल देंगे उबर बुक कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी सच में पैदल चल रहे थे और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ने लगी। पहले कुछ दिन मीडिया ने इसे ज्यादा कवर नहीं किया। कई टीवी चैनल तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इंटरनेट का दौर है। सोशल मीडिया पर यात्रा की तस्वीरें और वीडियो आने लगे। राहुल गांधी लोगों से मिल रहे थे, छात्रों से बात कर रहे थे, किसानों से मिल रहे थे। धीरे धीरे उनके कुछ इंटरव्यू और स्पीच वायरल होने लगे। एक स्पीच में उन्होंने कहा, जिस राहुल गांधी को आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, वो तो आपके दिमाग में बना हुआ इमेज है। अब इस लाइन पर इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले ये क्या बोल दिया, और कुछ लोग बोले पहली बार ये आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। यहीं से एक नया नैरेटिव बनना शुरू हुआ। लोग सवाल पूछने लगे, क्या सच में राहुल गांधी की इमेज जानबूझकर खराब की गई थी? क्योंकि अगर आप पुराने इंटरव्यू देखें तो 2010 से 2012 के कई इंटरव्यू में भी राहुल गांधी काफी शांत और मैच्योर तरीके से बात करते दिखते हैं। लेकिन 2014 के बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग ही इमेज बन गई, पप्पू वाली इमेज। और जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी नई स्पीचेस सामने आई तो कुछ लोगों को लगा कि शायद वो इमेज पूरी कहानी नहीं थी। यहीं से दूसरा बड़ा मुद्दा भी उठने लगा, मीडिया पर भरोसा। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर इतनी बड़ी यात्रा हो रही है तो इसे टीवी पर ज्यादा दिखाया क्यों नहीं जा रहा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मीडिया सरकार के ज्यादा करीब हो गया है। अब ये आरोप सही थे या गलत, ये अलग बहस है। लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस चर्चा ने मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। और राजनीति में जब नैरेटिव बदलना शुरू होता है तो उसका असर धीरे धीरे नेताओं की इमेज पर भी पड़ता है। 2023 तक आते आते कई लोगों को लगने लगा कि मोदी वेव पहले जैसी नहीं रही। और यहीं से बीजेपी के लिए असली चुनौती शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगले साल आने वाला था लोकसभा चुनाव 2024। बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नैरेटिव थोड़ा बदल चुका था। 2019 जैसी जबरदस्त मोदी वेव अब उतनी मजबूत नहीं लग रही थी।
राजनीति में जब ऐसा होता है तो पार्टियां में एक बड़ा इमोशनल या आइडियोलॉजिकल मुद्दा सामने लाती हैं ताकि माहौल फिर से बन सके। और इसी समय एक ऐतिहासिक इवेंट हुआ, राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन। यह एक ऐसा मुद्दा था जो दशकों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा था। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बीजेपी सपोर्टर्स ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक लंबे राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन का परिणाम था। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। मंदिर उद्घाटन के बाद भी जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन 2019 जैसी भारी जीत नहीं मिली। अब सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें होने लगी। पहला ग्रुप कह रहा था, देखो बीजेपी फिर से जीत गई, इसका मतलब लोग अभी भी मोदी को चाहते हैं। दूसरा ग्रुप कह रहा था, अगर सीटें कम हो गई हैं तो इसका मतलब वेव कमजोर हुई है, यानी जीत हुई। लेकिन बहस भी शुरू हो गई और इसी समय एक और मुद्दा सामने आने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल, खासकर उन प्रोजेक्ट्स पर जिनकी जिम्मेदारी थी नितिन गडकरी की। कुछ जगहों पर ब्रिज और सड़क प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद सामने आने लगे। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि कुछ ब्रिज गिर गए या खराब गुणवत्ता के बने थे। अब इंटरनेट का दौर है, एक ब्रिज गिरा और अगले दिन सोशल मीडिया पर मीम तैयार। लोग मजाक में लिखने लगे कि ये ब्रिज इतना जल्दी गिर गया कि गूगल मैप भी अपडेट नहीं कर पाया। हालांकि सरकार और अधिकारियों की तरफ से कई मामलों में जांच और अलग अलग स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन जनता के बीच एक सवाल जरूर उठने लगा, अगर इतने बड़े बड़े वादे हुए थे तो क्या जमीन पर सब कुछ उतना ही परफेक्ट है? और यहीं से नितिन गडकरी की इमेज पर भी थोड़ी आलोचना शुरू होने लगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसी समय एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, ईंधन नीति और एथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया। इस नीति का उद्देश्य था तेल आयात कम करना और किसानों को फायदा पहुंचाना। लेकिन सोशल मीडिया पर फिर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग बोले यह अच्छा कदम है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, और कुछ लोग बोले अगर पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई तो फायदा कहां गया। इसी बहस के दौरान कई पुराने वीडियो और बयान भी वायरल होने लगे। अब इंटरनेट का नियम है, पुराना क्लिप प्लस नया विवाद बराबर वायरल कंटेंट। और धीरे धीरे यह आलोचना सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं रही। लोग सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाने लगे और यहीं से बीजेपी के टॉप लीडर्स की लोकप्रियता में पहली बार स्पष्ट गिरावट दिखाई देने लगी। कहानी पहुंचती है 2025 से 2026 के आसपास, और यहीं से वो फेज शुरू होता है जहां सोशल मीडिया, न्यूज और पॉलिटिक्स तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें नेताओं की इमेज बहुत तेजी से बदलने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की राजनीति से जुड़े एक बड़े केस की, जिसमें नाम जुड़ा था अरविंद केजरीवाल का। कुछ सालों तक चलने वाले एक कानूनी मामले और गिरफ्तारी को लेकर देश में काफी बहस हुई। समर्थकों का कहना था कि यह राजनीतिक कार्रवाई है, जबकि दूसरी तरफ सरकार और एजेंसियों का कहना था कि जांच जरूरी है। बाद में अदालत के फैसलों और कानूनी प्रक्रिया के बाद जब मामला फिर चर्चा में आया तो सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव बन गया। लोग सवाल पूछने लगे, क्या राजनीतिक लड़ाई में एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन इंटरनेट के दौर में हर चीज तुरंत वायरल बहस बन जाती है, और यही हुआ। इस केस ने बीजेपी और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया। इसी समय दिल्ली की नई सरकार में रेखा गुप्ता का नाम भी चर्चा में आने लगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कहने लगे कि असली फैसले ऊपर से होते हैं और नेता सिर्फ फेस होते हैं। अब यह धारणा सही है या नहीं, ये अलग बहस है, लेकिन राजनीति में पब्लिक परसेप्शन बहुत मायने रखता है। और इसी दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, भारत की विदेश नीति पर सवाल। 2026 में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा और अमेरिका की भूमिका पर बहस शुरू हुई, तब कुछ लोगों ने पूछा कि भारत की सरकार इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही। इस सवाल के साथ ही चर्चा फिर से पहुंच गई सुब्रमण्यम जयशंकर पर, जो नेता कुछ साल पहले अपनी तेज डिप्लोमेसी के लिए सोशल मीडिया स्टार बन चुके थे। अब उन्हीं से लोग पूछ रहे थे,
भारत का स्टैंड क्या है। राजनीति में यही सबसे दिलचस्प चीज होती है। एक ही नेता एक समय पर हीरो भी हो सकता है और दूसरे समय पर आलोचना का केंद्र भी। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि जिन नेताओं को 5 साल पहले बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, सुब्रह्मण्यम जयशंकर, अब उन्हीं नेताओं पर ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। और यही लोकतंत्र की खासियत भी है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई नेता हमेशा के लिए हीरो नहीं रहता। जब फैसले अच्छे लगते हैं, लोग तारीफ करते हैं। जब फैसले विवादित लगते हैं, लोग सवाल पूछते हैं। यानी राजनीति कुछ यूट्यूब एल्गोरिदम जैसी है। आज आप ट्रेंडिंग में हो, कल लोग कमेंट में लिख सकते हैं, भाई पहले वाला कंटेंट अच्छा था। इस पूरे दौर की सबसे बड़ी सीख यही है कि राजनीति में पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बनती भी है और गिरती भी है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, राजनीति में कोई भी नेता हमेशा ऊपर नहीं रहता और कोई हमेशा नीचे भी नहीं रहता। जनता ही असली ताकत होती है, वही तय करती है किसे ऊपर उठाना है और किस से सवाल पूछने हैं। अब आप बताइए, क्या सच में बीजेपी के टॉप लीडर्स का डाउनफॉल हो रहा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फेज है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।